गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश करता है जहां पुराने वैभव की चमक मध्यम पड़ चुकी थी, लेकिन इतिहास कभी खाली नहीं रहता। वह हमेशा किसी नए नायक की प्रतीक्षा करता है और यही वह समय था जब उत्तर भारत की धरती पर एक नया सूरज उगने वाला था, हर्षवर्धन का। कहानी शुरू होती है थानेश्वर से, जहां पुष्यभूति वंश का एक राजकुमार जन्म लेता है। नाम था हर्ष। उसके पिता प्रभावर्धन एक न्यायप्रिय राजा थे और भाई राज्यवर्धन एक पराक्रमी योद्धा। परंतु भाग्य ने जैसे हर्ष के परिवार की परीक्षा लेने की ठान ली थी। हर्ष का बचपन महलों की दीवारों में नहीं बल्कि संघर्ष की आंधियों में बीता। पहले उसके पिता की मृत्यु, फिर बहन राज्यश्री का विवाह मालवा के राजा से हुआ और जल्द ही उस पर भी संकट टूटा। राज्यवर्धन अपनी बहन को बचाने निकला, परंतु धोखे से उसकी हत्या कर दी गई। उस दिन हर्ष ने कसम खाई, अब से मेरा जीवन सिर्फ एक लक्ष्य के लिए होगा, न्याय। बस यहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा। युवा हर्ष ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में थानेश्वर का सिंहासन संभाला और धीरे धीरे उत्तर भारत के अधिकांश भागों को एक सूत्र में बांध दिया। कन्नौज उसकी राजधानी बनी, जहां से वह न केवल युद्धों का संचालन करता था बल्कि संस्कृति, कला और धर्म का भी रक्षक बना। उसका शासन प्रेम, करुणा और ज्ञान से भरा था। उसने अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लिया। दक्षिण के शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय से उसका युद्ध भले अधूरा रहा हो, लेकिन दोनों की वीरता आज भी इतिहास में अमर है। हर्ष ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को पुनर्जीवित किया, बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया और हर 5 वर्ष में एक महायोजना रखता था जहां वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देता था, ये बताने के लिए कि राजा का असली वैभव उसकी दया में है। पर समय केवल हर्ष का नहीं था। भारत के अन्य हिस्सों में भी छोटे छोटे राजवंश उभर रहे थे। दक्षिण में चालुक्य, पल्लव और पांड्य अपने साम्राज्यों को सशक्त बना रहे थे। पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में पाल और दक्षिण पूर्व में राष्ट्रकूट सभी अपने क्षेत्र की पहचान को बचाने में लगे थे। यह काल जैसे एक नई ऊर्जा से भरा था। भले ही कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, परंतु हर कोने में एक नई संस्कृति, एक नई भाषा, एक नई पहचान पनप रही थी। मंदिरों की नक्काशी, शिल्पकला, संगीत और साहित्य, सबका यह स्वर्ण युग था। संस्कृत के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाएं भी अपनी पहचान बनाने लगीं। हर्ष स्वयं भी एक कवि था। उसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसी नाट्य कृतियां लिखी, जिनमें न केवल प्रेम था बल्कि जीवन का दर्शन भी। उसके दरबार में बाणभट्ट जैसे विद्वान थे, जिन्होंने हर्षचरित में उसके जीवन को अमर बना दिया। लेकिन हर कहानी की तरह यह भी धीरे धीरे ढलान की ओर गई। हर्ष की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा और फिर भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। पर इतिहास की यही खूबसूरती है, कोई साम्राज्य सदा नहीं रहता, पर हर युग हमें कुछ सिखाकर जाता है। हर्षवर्धन का युग हमें सिखाता है कि शक्ति केवल तलवार में नहीं बल्कि करुणा में भी होती है, कि राजा वही नहीं जो शासन करे, बल्कि वो है जो अपने प्रजा का दुहक समझे। और सोचिए, तब के समय में हर्षवर्धन ने लाखों गरीबों को दान देकर उनका जीवन बदला था। आज भी हमारे चारों ओर कोई न कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, कोई शिक्षा के लिए, कोई रोटी के लिए, कोई सम्मान के लिए। शायद आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि इतिहास केवल राजाओं की कहानियों से नहीं बनता, बल्कि उन अनदेखे हाथों से बनता है जो किसी और के आंसू पोंछते हैं। यही गुप्तोत्तर काल की सबसे बड़ी सीख है। संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, बस पात्र बदलते रहते हैं और हर युग में कोई न कोई हर्षवर्धन जन्म लेता है, जो अंधकार में भी आशा का दीप जलाता है।